दोस्तों आज हम आए हैं नेशनल म्यूजियम सिंगापुर। सो आई एम ऑफ द बिलीफ दैट अगर आपको किसी भी देश को समझना हो तो आप उनके नेशनल म्यूजियम्स डेफिनेटली यू शुड चेक आउट। नॉट ओनली इट गिव्स यू द पर्सपेक्टिव अबाउट देयर हिस्ट्री बट ऑल्सो हाउ सीरियस आर दे अबाउट प्रिजर्विंग देयर हिस्ट्री। ये देखो, अब इसके पीछे कंस्ट्रक्शन हो रही है बट इन्होंने इतने स्टाइल से लगाया है इसको, मतलब एकदम उसको, मतलब उसकी खूबसूरती को ख़राब नहीं किया। दोस्तों थ्री थिंग्स विच यू शुड नो बिफोर कमिंग टू नेशनल म्यूजियम ऑफ सिंगापुर। नंबर वन, द टाइमिंग। म्यूजियम इज ओपन बिटवीन 10 a.m. to 7 p.m. Number two, price of the ticket. So price of the ticket is $24 for tourist, $18 for senior citizen tourist, and for children below the age of 6, it's completely free, and for locals, it's free. Also, fun fact, मेरे को ticket free में मिली because 60 years of Singapore was being celebrated. नंबर थ्री, हाउ टू गेट हेयर। सो कैब के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। नियरेस्ट एमआरटी स्टेशन होगा ब्रास बसा एग्जिट विच इज ऑन द सर्कल लाइन। नियरेस्ट बस स्टॉप होगा स्टैम्फोर्ड रोड या एसएमयू बस स्टॉप। दोनों जगह से तकरीबन 2 मिनट की वॉक है। एंट्रेंस टू द नेशनल म्यूजियम, वंडरफुल वीडियो म्यूरल। दोस्तों म्यूजियम में अंदर घुसते ही उन्होंने हमें सबसे पहले उनकी एक परमानेंट एग्जीबिशन दिखाई जिसका नाम है सिंगापुर ओडिसी अ जर्नी थ्रू टाइम। इसमें सिंगापुर के वेरियस डिफरेंट टाइम स्टेजेस को दिखाया है थ्रू अ ब्यूटीफुल वीडियो एनिमेशन। दोस्तों फॉर योर कन्वीनियंस मैं आपको थोड़ा सा सिंगापुर की हिस्ट्री के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। सो सिंगापुर हैज़ ऑलवेज बीन दैट आइलैंड which has been known for its trade because it's right at the Strait of Malacca. So it makes Singapore a very strategic location जिसकी वजह से सारे traders यहाँ पे आना चाहते थे and also because of this it was considered a prized possession as a colony also. एंड सिंगापुर का नाम सिंगापुर कैसे पड़ा, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है बिकॉज सिंगापुरा इज अ संस्कृत वर्ड। सो सुमात्रा के जो राजा थे व्हेन ही लैंडेड अप उनको ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ शेर जैसा देखा है शोर के ऊपर एंड वहाँ से नाम पड़ गया सिंह विच मीन्स लायन एंड पुरा मीन्स सिटी सिंगापुरा। दोस्तों वैसे तो सिंगापुर में इंसानों की प्रेजेंस इट गोज एज बैक एज सेकेंड सेंचुरी, लेकिन इट हैज़ ऑलवेज बीन नोन एज अ फिशिंग विलेज एंड फॉर नोमैड्स। और यहाँ पे इट वॉज अंडर द रूल ऑफ सुल्तान ऑफ जौहर फ्रॉम 15th to 18th सेंचुरी, बट इट वॉज ऑलमोस्ट एन अबैंडन्ड आइलैंड विद वेरी वेरी फ्यू पीपल। बट व्हाट चेंज्ड वाज कि इस आइलैंड के आसपास डच एंड पोर्चुगीज की बहुत हेवी प्रेजेंस थी। लेकिन 1819 में सर स्टैमफोर्ड रैफल्स आए, उन्होंने आइडेंटिफाई किया सिंगापुर एज अ ब्रिटिश ट्रेडिंग पोस्ट। सर रैफल्स ने सुल्तान ऑफ जौहर के साथ एक ट्रीटी साइन की एंड सिंगापुर पे अपना पोस्ट इस्टेब्लिश किया एंड इट वाज अ राइवल पोस्ट टू द डच एंड द पोर्चुगीज एंड दे वर गिविंग वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज इवन देन एंड दैट टू एट फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक नो टैक्सेस जस्ट द सर्विसेज। दोस्तों फिर 1824 में ब्रिटिश ने फॉर्मली सिंगापुर को एक कॉलोनी बनाया अंडर द स्ट्रेट्स सेटलमेंट अलॉन्ग विद पेनांग रीजन एंड मलाक्का रीजन। फिर दोस्तों अगले 120 सालों तक सिंगापुर को एज अ ट्रेडिंग पोस्ट यूज करते हुए एंड प्रॉस्परस बनाते हुए ब्रिटिशर्स आगे बढ़ते रहे एंड देन वर्ल्ड वॉर टू ब्रोक आउट इन 1939। वर्ल्ड वॉर टू में 1941 दिसंबर में आपने सुना होगा दोस्तों कि जापानीज ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया था एंड वहीं से उन्होंने शुरुआत की अबाउट देयर डोमिनेशन फॉर साउथ ईस्ट एशिया and within 55 days they conquered Malaysia, and on 7th February they reached the Johor Strait, and 7th February से 15th February मात्र 7 दिनों में Singapore was fallen and it was the largest ever British surrender in the history of mankind. 80,000 British soldiers surrendered at Singapore and पूरे साउथ ईस्ट एशिया में तकरीबन 1,30,000। सिंगापुर के सिटीजन्स जो थे दे वर फीलिंग बिट्रेड बिकॉज द वे ब्रिटिशर्स हैड लॉस्ट एंड फॉर द नेक्स्ट 3 years दे वर ब्रूटली टॉर्चर्ड एंड दे सफर्ड बाय द हैंड्स ऑफ द जापानीज। इस ऑक्यूपेशन पीरियड के दौरान जो लोकल्स का फेथ था ब्रिटिश इन्विंसिबिलिटी के ऊपर वो कंप्लीटली शैटर हो चुका था बिकॉज ऑफ द हॉरिफिक मैसेकर्स, रेप्स, लूट एंड द मिस ट्रीटमेंट विच टुक प्लेस।
दोस्तों फिर 1945 में आफ्टर हिरोशिमा नागासाकी जापान हैड फाइनली सरेंडर्ड टू द अलाइड फोर्सेस. After these 3 years of torture and mistreatment, nationalist feelings had finally awakened in the citizens of Singapore. 1946 में it was no longer a crown colony because political movements had begun calling for self-government and workers' rights. And 1954 में political movements had started. PAP was founded by Lee Kuan Yew, who was the founding father of Singapore, and जिनका एक बहुत ही मेजर रोल है in what Singapore is today. फिर 1955 में लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द रेंडल कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेविड मार्शल ऑफ द लेबर फ्रंट पार्टी बिकेम द सिंगापुर's फर्स्ट चीफ मिनिस्टर. मार्शल डिमांडेड फुल इंडिपेंडेंस लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसकी प्ली रिजेक्ट कर दी. 1956 में नेगोशिएशंस हुए इंडिपेंडेंस के लिए लंदन में, बट दे ऑल्सो फेल्ड. बहुत सारे राइट्स हुए, अनरेस्ट हुआ एंड डेविड मार्शल ने रिजाइन कर दिया एंड उनकी जगह लिम यू हॉक बने चीफ मिनिस्टर. लेकिन 57 से 58 के पीरियड में बहुत सारे स्टेप्स लिए गए टुवर्ड्स सेल्फ गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश एग्रीड टू ग्रांट सिंगापुर इंटरनल सेल्फ गवर्नमेंट. इसका मतलब है कि जो डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स हैं वो ब्रिटिश संभालेंगे, लेकिन रेस्ट ऑफ द थिंग्स सिंगापुर के लोकल सिटीजन्स के हाथ में होगी. एंड 1959 में फुल इंटरनल सेल्फ गवर्नमेंट बनी पीएपी पार्टी की एंड ली कॉन यू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर. दोस्तों अब सिंगापुर एक टोटली सेल्फ गवर्निंग स्टेट बन चुका था. जस्ट द डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल. However, the Malaysia question came into place कि if this small island merges with Malaysia तो उनकी जो strategy और security needs हैं that can be fulfilled. So Lee Kuan Yew proposes a merger with Malaya and there were fear of racial and political tensions because Malaysia was a Muslim majority country. So उन्होंने एक रेफरेंडम कराया 1962 में which supported merger. So 1963 में सिंगापुर joins मलेशिया. दोस्तों अगले 2 साल बहुत सारे आइडियोलॉजिकल क्लैशेस हुए ओवर मल्टी रेशियलिज्म एंड मलय नेशनलिज्म. सो बहुत सारे राइट्स के बाद मलेशियन प्राइम मिनिस्टर टुनकू अब्दुल expelled Singapore from the federation and Singapore became an independent and sovereign republic. इस पे एक बहुत ही फेमस वीडियो है, आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे अबाउट ली कॉन यू क्राइंग एंड ब्रेकिंग डाउन ऑन टेलीविजन कि हमको निकाल दिया हमारे देश ने, इसको हमने इतना प्यार किया इतने दिल से, उन्होंने हमें निकाल दिया. एंड देन देयर इज अ मोमेंट ऑफ एंग्विश कि अब वी विल शो द वर्ल्ड व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ सिंगापुर एंड सो सिंगापुर डिड. सिंगापुर फेस्ड मैसिव चैलेंजेस. दोस्तों ना कोई नेचुरल रिसोर्सेज, अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी कमी, हाउसिंग क्राइसिस, पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है. लेकिन स्टिल डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस ली कॉन यू और उनकी जो टीम थी उन्होंने एक मॉडर्न डिसिप्लिन्ड मल्टी रेशियल नेशन बनाया विच फोकस्ड ऑन एजुकेशन, इंडस्ट्री एंड डिफेंस. दोस्तों सिंगापुर में एक बहुत ही मल्टी रेशियल, मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक सोसाइटी है. सो डिस्पाइट ऑल दीज डिफरेंसेस स्टार्टिंग में बहुत सारा कम्युनलिज्म होता था, बहुत राइट्स होते थे, बहुत सारे डिफरेंसेस थे. लेकिन डिस्पाइट ऑल दीज डिफरेंसेस सारे लोग साथ में आए एंड दे बिल्ड दिस सोसाइटी थैंक्स टू इट्स लीडर्स जिन्होंने इसको पॉलिटिक्स के लिए यूज़ नहीं किया. रेदर जो भी डिफरेंसेस थे एंड जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स थे सोसाइटी में उन सब को साथ लेके ये लोग आगे बढ़े, नेगेटिव एलिमेंट्स को पनिश किया एंड लोगों को साथ जोड़ा यूजिंग एजुकेशन एंड स्ट्रिक्ट लॉ ऑफ द लैंड. एंड डिस्पाइट इट्स चैलेंजेस एंड द फैक्ट कि ये वर्ल्ड मैप पे एक डॉट की तरह दिखता है, इट हैज़ हैड सच अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड ऑर्डर. एंट्री पे इन्होंने हमें ये बैंड दिया था एंड आई जस्ट रियलाइज कि स्क्रीन पे एक बर्ड आपके साथ रहती है, ये तो आप आगे जाओ तो ये आगे जाती है और पीछे जाओ तो पीछे जाएगी. अभी पीछे आएगी देखना, क्योंकि मैं पीछे आया हूँ. ये देखो आ रही ना ये बर्ड. ये सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. हमें एक छोटा सा RFID बैंड देकर इन्होंने हमें सिंगापुर की जर्नी का पार्ट बना दिया कि तुम एक बर्ड को सिग्निफाई करोगे एंड गो थ्रू द इंटायर एजेस. एंड दोस्तों देन एट द एंड ऑफ द एग्जीबिशन हमें कुछ ऐसा दिखाया गया जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं एक्सपीरियंस किया था. Entire floor is like a seabed.
Just see how I leaving the footprint. दोस्तों क्या रोकता है हमें हमारे देश में ऐसा कुछ बनाने के लिए? हमारे पास तो इससे भी रिच हेरिटेज और डाइवर्सिटी है, बस हमें अपनी काबिलियत का एहसास करना है। According to some Chinese traders, this is how 14th century Singapore, that time known as Singapore, used to look like. Yeah, sorry, सर स्टैम्फोर्ड रैफल्स, इनके नाम पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, मूर्तियाँ, सब कुछ है। ही वॉज द फर्स्ट फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर टू कम हियर। मद्रास से 3,000 कन्विक्ट्स, जेल कन्विक्ट्स को इधर लाया गया था, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, टू बिल्ड दिस टाउन ऑफ सिंगापुर। सो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अर्ली 20th century abacus, दिस वॉज यूज्ड बाय मर्चेंट्स फॉर देयर कैलकुलेशंस, और ये करेंसी। सो यहाँ पे लिखा है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी कैलकटा में यूज़ करती थी, विच दे स्टार्टेड डूइंग इट हेयर, बट द लोकल्स रिवोल्टेड। 19th सेंचुरी की गन्स एंड सॉर्ड्स। दोस्तों ये देखिए, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी की फोटोज़। दिस बिलोंग्स टू द चेटियार कम्युनिटी। दोस्तों फिर हमें ये मूवी दिखाई गई रिगार्डिंग द जापानीज इन्वेजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया अलोंग विद इट्स टाइमलाइन। ये मूवी मैं आपको पूरी नहीं दिखा सकता एज इट इज़ बिकॉज ऑफ द म्यूजियम रूल्स, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। Japanese Air Force pilot, leather cap, helmet. RMS Empress anchor, sunk in World War II by the Japs. Type 95 tanks. Broke the spirits of the British soldiers defending Singapore. Reached Bukit Timah. दोस्तों ये ऑस्ट्रेलियंस who fought in the war, their uniform, their medals, you can see World War II medals, you can see Burma Star, their cap, helmet, rifles, Bren gun, kind of an LMG of sorts. Japanese soldiers khaki uniform, helmet, pistol, binoculars. दोस्तों ये साइकिल्स आर द लेजेंडरी साइकिल्स। सो बैक इन वर्ल्ड वॉर टू, जनरल यामाशिता, ही एग्जीक्यूटेड अ ब्लिट्जक्राइग, बट अब आप सोच रहे होंगे कि स्वैम्प लैंड था पूरा। हाउ डिड ही did a blitzkrieg in between of a jungle? So he used, and his troops used bicycles.
comparison of the Japanese and the Allies. You can see the Allies almost two to three times the Japanese. However, the Japanese had more tank regiments. The Japanese, led by Lieutenant General Tomoyuki Shamashita, the Tiger of Malaya. फिर हम सबको एक शॉर्ट मूवी दिखाई गई ऑन फोर्स 136 एंड मेंबर्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियन एंड ब्रिटिश आर्मी हु कंडक्टेड वेरियस ऑपरेशंस बिहाइंड एनिमी लाइंस दैट इज सिंगापुर. सो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जैविक एंड इसमें काफ़ी सारे सोल्जर्स अलॉन्ग विद द फोर्स 136 मिलके जापानीज शिप्स को बर्बाद करने में सफल हुए थे एंड आज भी दे आर कंसिडर्ड वॉर हीरोज. इसके अलावा हमें बताया गया मिस्टर एंड मिसेस एलिजाबेथ चॉय के बारे में हु इज़ अ नेशनल हीरो इन सिंगापुर एंड उनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है कि कैसे उनके पति और वो मिलके प्रिजनर ऑफ वॉर जितने भी कैप्चर्ड थे उनकी हेल्प किया करते थे एंड शी वॉज कॉट एंड उसके लिए शी वॉज ब्रूटली टॉर्चर्ड फॉर मेनी मंथ्स. One with the legend Lee Kuan Yew. एंड दोस्तों ये इस म्यूज़ियम का मेरा फेवरेट पार्ट था और ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है. सो ली कुआन यू को जब पता चला कि सिंगापुर हैज़ बीन एक्सपेल्ड बाय द मलेशियंस ही वेंट इन फ्रंट ऑफ द प्रेस ही एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ एंड उसके दौरान ही ब्रोक डाउन ही स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज ही फेल्ट सैड कि एक कंट्री जिसको उन्होंने इतना प्यार किया और जितना इतना सपोर्ट किया सो दे फेल्ट बैक स्टैब्ड. बट he also added on, after taking a small break, that this is a moment of anguish for all Singaporeans. So he told the press that I would address all Singaporeans now, and he told them how he would build on and build a multiracial, multicultural society जिसको पूरी दुनिया एडमायर करेगी एंड एक मॉडल गवर्नमेंट की तरह फॉलो करेगी आगे जाकर. I would like finally by may just to speak not to you but really to the people of Singapore. I've been so busy in the last few days I haven't had a time to compose my thoughts in writing to tell you what it's all about and why, what has happened and there's nothing to be worried about. Many things will go on just as usual. But be firm, be calm. We are going to have a multiracial nation in Singapore. We will set the example. This is not a Malay nation, this is not a Chinese nation, this is not an Indian nation. Everybody will have his place. We could not achieve multiracialism and integration in Malaysia, but we will achieve it in Singapore. We've all learnt our lessons. And finally, let us really, Singaporeans, I can't call myself a Malaysian now, reunite, regardless of race, language, religion, culture. और एक हमारे नेता हैं जो काटने और डिवाइड करने की बातें करते रहते हैं. याद है दोस्तों हम भी बचपन में किताबों में
ये चीज़ सेलिब्रेट करते थे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन थिंग्स चेंज्ड एंड इसमें कोई एक कम्युनिटी नहीं है, दोनों कम्युनिटीज़, रेदर सारी कम्युनिटीज़, सिख, हिंदू, मुस्लिम्स, हम सब डिवाइड की बातें करते हैं, अपनी बात करते हैं कि कैसे हम सही हैं लेकिन दूसरा गलत है, बट कोई ये डिफरेंसेस सॉर्ट करने के लिए नहीं कोशिश करता। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड कि मलेशियंस दे थ्रू सिंगापुर आउट, तो सिंगापुर वॉज ऑल अलोन एंड देन सिंगापुर आज जो है वो सभी को पता है, मलेशिया सॉ देयर ग्रो स्टोरी ऑन देयर ओन। सो दिस इज़ अ पावर ऑफ अ कंट्री जो एक मल्टी रेशियल ग्रोथ स्टोरी में यकीन रखता है। लॉट ऑफ लेसन्स, स्पेशली जो हमारे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। इंडियन, मुस्लिम एंड चाइनीज़ तीनों साथ में सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेटिंग डिफरेंट फेट्स। सिंगापुर पूरा स्वाम्प लैंड था एंड काफ़ी बीमारियाँ, काफ़ी स्लम्स, बहुत कुछ था। सो द फर्स्ट थिंग ली कुआन यू डिड वाज गिव होम्स एंड उन्होंने HDB फ्लैट्स होते हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड फ्लैट्स, एंड उसमें सब्सिडाइज्ड रेट्स पे सारे सिंगापुरियंस को घर दिए, सो दैट थिंग्स विल फॉलो व्हेन, जब सबके पास एक रहने की छत होगी। एंड स्लम्स से निकाल के सबको HDB में डाला, और वो भी इंटरमिक्स करके, ऐसा नहीं कि सारे मुस्लिम्स एक तरफ, सारे इंडियंस एक तरफ। तो उसकी बात भी मैंने एक रील में की थी। एंड एक बार जब घर दे दिए, सो व्हाट ली कुआन यू देन स्टार्टेड that he went all over the world inviting businesses कि तुम आओ manufacturing setup करो, and that was low end manufacturing, and with over time skills were taught to all the citizens and it started becoming a high end manufacturing unit, and उससे क्या हुआ, GDP per capita increased by miles. So that is what vision does, that is what is lacking in our leaders. एंड ये तो चलो PAP पार्टी वॉज सेल्फ मोटिवेटेड, बट आई डोंट नो व्हाट स्टॉप्स आर पार्टीज़, ऑल द पार्टीज़ रेदर, इतना सपोर्ट भी है उनको तो, बट स्टिल समवेयर व्हेनेवर दे कम इन पावर दे फॉरगेट ऑल्सो द सिस्टम। लाइक इन सिंगापुर ब्यूरोक्रेट्स कैन वर्क ऑन देयर ओन, दे आर ट्रूली इंडिपेंडेंट। वहाँ पे यहाँ पे तबादला नहीं होता लोगों का कि काम नहीं किया तो यहाँ काम ज़्यादा ही कर दिया तो तबादला। जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है वो डिसाइड करता है कि तबादला करना है, नहीं करना, कहाँ करना है। इट्स टोटली ऑन मेरिट, कोई फेवरेटिज्म नहीं, कुछ नहीं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ लेसन्स टू बी लर्नड, बट ये कभी होगा नहीं इंडिया में, बिकॉज पॉलिटिशियंस कभी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहेंगे। बट चलो ठीक है, आवर्स इज़ नॉट टू आस्क व्हाई बट टू डू एंड डाई। ये देखिए दोस्तों सिंगापुर की लैंडस्केप, दिस इज़ व्हाट गुड गवर्नेंस डज। दोस्तों मैं अभी पीछे पढ़ रहा था कि कैसे यहाँ की गवर्नमेंट ने 100 मिलियन सिंगापुरियन डॉलर लगाए हैं इस म्यूज़ियम के ऊपर। एंड हमारे पास इससे भी रिच हिस्ट्री और रिच कल्चर है, इससे भी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लेकिन व्हाट इज़ स्टॉपिंग अस? हम क्यों नहीं अप्रिशिएट करते? हमारे आज की डेट में एक सिटी भी ऐसी नहीं है जहाँ पे एक टूरिज़म फ्रेंडली सिटी हो, और एक पेरिस जैसी टुच्ची सिटी, इट गेट्स मोर टूरिस्ट देन अस। ये पूरा देश 50 × 25 किलोमीटर जितना बड़ा है बस, स्टिल दे हैव मोर टूरिस्ट देन अस। समथिंग इज़ ग्रोसली रॉन्ग। दोस्तों लेगोज़ बचपन में खेले, लेगोज़, एंड दिस इज़ अ डिपिक्शन ऑफ सिंगापुर।
तो ये सिंगापुर का बे आर्किटेक्चर मरलायन आप देख सकते हैं। मरलायन बे बिल्डिंग्स मरलायन। Once upon a tide, Singapore's journey from settlement to global city. Just see metaphor. ये बीच है और फिर बीचेस ऊपर टू द स्टार्स, सो दे वेंट टू द स्टार्स। दोस्तों ये जो आप मस्किटियन देख रहे हो ये 1779 की है। इट बिलोंग्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो ऊपर जो सॉर्ड है ये भी 18th सेंचुरी की है। इट्स एन ईस्ट इंडिया कंपनीज ऑफिसर्स सॉर्ड। जब मैंने आपको बताया था रिगार्डिंग सिंगापुर लैंड रिक्लेमेशन, कैसे बाहर से सॉइल सैंड लेकर आके इन्होंने अपनी लैंड को बाई 25% बढ़ा दिया है एंड दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन दैट। सिमिलर टू इंडिया जहाँ पे हमारी भी रिवर्स काफ़ी गंदी है, इनका भी कुछ ऐसा ही हाल था, बट दे वर्कड ऑन इट। 20th century, the Singapore River remained a bustling hub of trade and commerce. However, as businesses and crowds grew, pollution became a pressing issue. Various industries, including farming, factories, street hawkers, and cottage businesses, regularly dumped waste into the river. Cargo lighters further polluted the water with oil and debris. Meanwhile, lacking proper sanitation, squatters also disposed their waste directly into the river, worsening the foul odor. In 1977, then Prime Minister Lee Kuan Yew set an ambitious goal to clean up the Singapore and Kallang rivers within 10 years. Whatever it is, it should be a way of life and keep the water clean. I think the Ministry of Environment should make it a target. In 10 years, let's have fishing in the Singapore River, fishing in the Kallang River. It can be done because in 10 years, the whole area would have been redeveloped. All sewage water, all sewage water will go into the sewers and the runoff must be clean. In October 1977, a master plan was drawn to address decades of pollution in the river. The cleanup was a monumental task requiring a coordinated multi-agency effort. Industries along the river were relocated to HDB and JTC industrial estates, while lighters were relocated to Pasir Panjang. Street hawkers found new spaces in purpose-built hawker centers such as Oki, Empress Place, and Chinatown. Vegetable wholesalers were shifted to Pasir Panjang Wholesale Market, and pig and duck farms were moved to locations such as Punggol. The cleanup also focused on changing people's way of life to remove sources of pollution. Squatters were resettled, with most families moving to HDB public housing. Various government agencies collaborated to plan activities that would draw both residents and tourists to the river. On the 2nd of September 1987, the cleanup was officially declared complete, marking the start of a new chapter for the river. Now, for the first time since the founding of Singapore, these rivers are clean again. New recreational amenities on and by the marina and the rivers offer a new way of life for the people. It's something Singaporeans can be proud of. The waters were now clear, aquatic life returned, and the river was transformed into a space for leisure and recreation. Today,
The Singapore River is a vibrant destination for both locals and tourists, taking center stage in Singapore's urban landscape. This remarkable transformation reflects Singapore's commitment to sustainability and forward-thinking solutions, making the Singapore River one of Lee Kuan Yew's lasting legacies and a testament to the nation's progress and vision for the future. In the mid-20th century, the Singapore River remained a bustling hub of trade and commerce. However, as businesses and crowds तो दोस्तों, अगर सिंगापुर चाहता तो वो भी बहाने दे सकता था, वो भी बोल सकता था कि पाइप नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इंडस्ट्री सेटअप हो रखी हैं, सीवेज सिस्टम नहीं है, बट दे टूक अ लॉन्ग टर्म गोल 10 साल लेकर दे सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स वन बाय वन and they achieve their targets. If a country like Singapore has to do it in 10 years, हमारा तो फिर हाल ख़राब ही है. So even if we do it in 20 तो बहुत बड़ी बात होगी. चलिए देखते हैं रेखा गुप्ता जी पे. ऑल आइज ऑन रेखा गुप्ता जी. The famous Joseph the swimmer. Whoever governs Singapore must have that iron in him. I've spent a whole lifetime building this, and as long as I'm in charge, nobody's going to knock it down. Thank you for watching our video till the end. Please like, share, subscribe. Love you. Take care and Jai Hind.